हेलो, तो लेट्स स्टार्ट विद दैट स्पीशीज़ एरिया। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अगले 1 या 2 दिन में पूरी बायोलॉजी ख़त्म कर दूँ, मतलब ऑलमोस्ट आई विल ट्राई टू फिनिश एवरी सिंगल चैप्टर। सो लेट्स गो फॉर द फाइनल रिवीजन। ओके, स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप। स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप में क्या है, तो इसको समझते हैं अच्छे से। इसका क्या होता है कि समझो मैं यहाँ से लेके इस एरिया तक जा रही हूँ। जैसे जैसे मैं अपने घर से निकली, मुझे एक बतख दिखा, मतलब समझ लो मैं किसी पानी के पास रहती हूँ, मुझे एक फ्रॉग दिखा, फिर मुझे कुत्ते भी दिखे, बिल्लियाँ भी दिखी, फिर मुझे एक और कुत्ता दिखा, एक और बिल्ला, एक और फ्रॉग, एक चलो पंछी भी दिख गया। फिर उसके बाद ये रिपीट होना शुरू हो गए। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा था, नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिज्म जो मुझे दिखे वो भी बढ़ रहे थे, ठीक है। और नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ जो थी ऑर्गेनिज्म की, वो एक एरिया के बाद यहाँ तक आने के बाद क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। मतलब जितनी वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ मुझे यहाँ दिख रही थी, मुझे वहाँ वो वैरायटी नहीं दिखी, वही क्या दिखी, रिपीट होते हुए दिखी। तो इसका ये तो मतलब अगर मैं समझना चाहूँ तो ये तो श्योर है कि स्पीशीज़ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब हमें कितनी स्पीशीज़ दिखेंगी ये एरिया पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, लेकिन ये एरिया पे किस रिलेशन से डिपेंड करता है वो हमारे लिए एक मैटर ऑफ कंसर्न है। तो स्पीशीज़ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CAZ। ये है, ये है स्पीशीज़ और एरिया का रिलेशनशिप। ये हमें दिया गया था बाय अलेक्जेंडर वॉन हम्बलबोर्ट। ये घूमने गए थे साउथ अमेरिकन फॉरेस्ट, वाइल्डलैंड समझ लो, वहाँ पे ये एक्सप्लोर कर रहे थे और उन्होंने वहाँ पे ये चीज़ क्या करी, नोटिस करी, क्या कि स्पीशीज़ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया का स्क्वायर एंड स्पीशीज़ इज़ इक्वल टू CAZ। इसको जब हम लॉग में करते हैं तो log S इज़ इक्वल टू log C प्लस Z log A, ठीक है। Z क्या है यहाँ पे हमारी स्लोप, A क्या है हमारा एरिया, C क्या है हमारा इंटरसेप्ट, C क्या है हमारा इंटरसेप्ट और S क्या है हमारा स्पीशीज़। इसका एक ग्राफ बनता है जिसमें दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो z इज स्लोप x log a। यहाँ पे अगर हम log s यहाँ समझ लो ऐसे लें और यहाँ पे a लें, तो एक एरिया तक तो स्पीशीज़ अच्छे से बढ़ती है और फिर उसके बाद क्या हो जाती है, कांस्टेंट। इस एरिया तक स्पीशीज़ बढ़ती है और इसके बाद स्पीशीज़ क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हो गया क्लियर। अब एक बार NCERT को रीड कर लेते हैं। तो आई हैव सेटल्ड 3 आवर का टाइमर मैंने लगा दिया अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ 180 मिनट का। मेरे को अपने फॉरेस्ट पे एक टाइमर लगाने दो। ओके, सो मैं ये 180 मिनट का टाइमर लगा दिया। मैं कोशिश करती हूँ एक 180 मिनट की लंबी सी वीडियो बनाऊँ, और मैं ये कोशिश करती हूँ कि अब मैं लॉन्ग वीडियोज़ बनाऊँ, चाहे जो मर्ज़ी हो। अर्लियर आई यूज्ड टू स्टॉप इट फ्रॉम हियर और फिर मैं अपना काम कर लेती थी, बट नाउ आई नो, कोई देखता है नहीं, तो कोई फ़ायदा वायदा है नहीं मेरा ऐसे मतलब बड़ा प्रोफेशनल होने का। तो ये मैं खुद के पढ़ने के लिए लगा रही हूँ। तो एक बार ये चैप्टर जहाँ से हमने पढ़ा है जितना उतना रिवाइज़ कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट रिवाइजिंग दिस चैप्टर। ओके, लेट्स जस्ट गो। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि हमारे पास आंट की कितनी स्पीशीज़ हैं, 20,000 स्पीशीज़ हैं आंट की, 20,000 ही हैं ऑर्किड की। आंट और ऑर्किड 20,000 स्पीशीज़ हैं आंट्स की, 20,000 ही स्पीशीज़ हैं हमारे पास ऑर्किड की। 28,000 स्पीशीज़ है हमारे पास मछलियों की, 28,000। तो 20,000 आंट्स, 20,000 ऑर्किड, 28,000 मछलियाँ। कितनी, 20,000 आंट, 20,000 ऑर्किड और 28,000 मछलियाँ। ओके, उसके बाद क्या था, 3 लाख बीटल्स। हाउ मेनी बीटल्स, 3 लाख बीटल्स। हाउ मेनी बीटल, 3 लाख बीटल्स। तो लेट्स जस्ट क्लोज आवर आइज, एक बार आंखें बंद करके सब मेरे साथ बोलो। देखो, हाउ मेनी आंट्स डू वी हैव, 20,000। हाउ मेनी बीटल्स डू वी हैव, 3 लाख। हाउ मेनी फिशेस डू वी हैव, 28,000। हाउ मेनी ऑर्किड्स वी हैव, 20,000। ओके, और इसमें क्या है, बायोडाइवर्सिटी सिर्फ बायोम में नहीं है, वो आपके सेल्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर बायोम तक है, ठीक है। ये था। उसके बाद हमारे साइंटिस्ट थे एडवर्ड विल्सन। अगर नीट आपसे पूछ ले एडवर्ड विल्सन साहब ने क्या किया था, 4 आपको ऑप्शन दे दे, आपको कुछ नहीं करना, आपने नाम देखना है एडवर्ड विल्सन, SO मतलब सोशलिस्ट, ओके,
जर्मन थे, ये जर्मन सोशलिस्ट थे। इन्होंने हमारी जो बायोडाइवर्सिटी टर्म थी वो भी इन्होंने दी थी, और इन्होंने, मैं ये आंखें बंद करके बोल रही हूँ, ओके, इन्होंने हमारी बायोडाइवर्सिटी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, और एक तीसरा पॉइंट भी था, मुझे भी याद नहीं आ रहा। तो अच्छा है ना, मुझे पता चल गया कि हम वीक ओवर है। जेनेटिक डाइवर्सिटी में इन्होंने हमें बताया था कि हमारे पास राइस था, हाँ राइस की ज़्यादा वो हैं, स्पीशीज़ हैं देन मैंगो। अगर हमारे पास मैंगो की 1000 स्पीशीज़ है तो हमारे पास 50,000 स्पीशीज़ हैं राइस की, 50,000 स्पीशीज़ हैं राइस की। और हाँ, इन्होंने ये भी कहा था कि ये भी इसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी में हमने पढ़ा था कि हिमाचल में एक कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ाने वाला और पोटेंसी बढ़ाने वाला मेडिकेशनल प्लांट है, रोफेशलिया वॉल्सिया कुछ ऐसा करके नाम था उसका, और उसमें से एक एक्टिव केमिकल निकलता था रेस्परीन करके। तो मैं देखूंगी कितना सही है। रोवेल्फिया वोल्फिया, कंसंट्रेशन फोकस पोटेंसी, रेस्परीन एक्टिव केमिकल, हिमालय मेडिसिनल सही है। और हाँ, इसमें ये था, एक में था सिंगल स्पीशीज़, इसके अगले वाले में आएगा जो स्पेसिफिक है उसमें सिंगल एरिया, और उसके अगले वाले में सिंगल कम्युनिटी। ठीक है, एडवर्ड विल्सन पॉपुलराइज द टर्म बायोडाइवर्सिटी जेनेटिक 10,000, ये सही है, ये सही है। तो इस पेज में मेरे मोस्टली ये दोनों जो थे, ये मतलब 20,000 आंट, 20,000 ऑर्किड, 28,000 मछलियाँ, 3 लाख बीटल, और ये 2 पेज हो गए। ठीक है, नाउ दे आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। ओके, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी क्या होती है? स्पीशीज़ डाइवर्सिटी में उसने ये कहा था कि स्पीशीज़ जो हैं वो बहुत सारी स्पीशीज़ भी हो सकती हैं, मतलब एक और ऑर्गेनिज्म की हमारे पास इतनी सारी स्पीशीज़ होती हैं। और उसमें एक एग्जांपल उसने दी थी कि वेस्टर्न घाट में जो एम्फीबियंस हैं वो ज़्यादा हैं डाइवर्स देन ईस्टर्न घाट। तो इसमें इसने क्या किया, सिंगल एरिया का, मतलब सिंगल एरिया को लेकर उसने डाइवर्सिफाई किया, सिंगल कम्युनिटी को लेकर, एम्फीबियंस को लेकर ना, हाँ। और क्योंकि उसने और तो किसी की बात नहीं की एम्फीबियंस की, और इसने सिंगल वो क्या कहते हैं स्पीशीज़, तो सिंगल स्पीशीज़ की उसने जेनेटिक डाइवर्सिटी में हम सिंगल स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी देखते हैं, स्पेसिफिक उसमें हम सिंगल कम्युनिटी एक एम्फीबियंस को लेके हम करते हैं। फिर आता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, हाँ, क्योंकि उसने इसमें क्या किया था, इसमें मैंने वैसे लिखा नहीं है, मैं लिख देती हूँ। इसमें सिंगल एरिया को लिया था उसने, सिंगल एरिया, तो इसमें उसने सिंगल एरिया को लिया था। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी तीसरा पॉइंट था। इसमें उसने कहा था कि इंडिया में जो डाइवर्सिटी है वो नॉर्वे से क्या है, ज़्यादा है। और इकोलॉजिकली टेरेन, मतलब इसमें बेसिकली उसने कहा था कि इंडिया में माउंटेन भी हैं, इंडिया में सी भी है, इंडिया में लैंड भी है। तो वो इकोलॉजिकल टेरेन, मतलब जो हमारे इन्वायरमेंटल चीज़ें हैं उन सब को लेके वो स्कैंडिनेवियन कंट्री होती है, यूरोपियन कंट्री। तो नॉर्वे इज़ अ स्कैंडिनेवियन कंट्री, यूरोपियन कंट्री, तो वहाँ से ज़्यादा इंडिया में क्या है, डाइवर्सिटी है। ये हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था IUCN। अब आंखें बंद करो अपनी फटाफट और जल्दी से मेरे साथ रिवाइज करो। IUCN में क्या क्या पढ़ा था? IUCN में पढ़ा था इट इज़ अ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। 2004 में इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी। IUCN ने 2004 में एक रिपोर्ट निकाली थी। तो यहाँ तक का हो गया, ठीक है, यहाँ तक कि यू नो एवरीथिंग, यू डोंट फॉरगेट एनीथिंग, ओके। फिर उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि जो क्या कहते हैं स्पीशीज़ की इन्वेंट्री, मतलब इन्वेंशन, अभी आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस थिंग बट ओके लेट्स मी, मुझे NCERT पढ़ा, आई थिंक आई मिस इंटरप्रेटेड इट। हाँ, ये देखो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये मैं भूल चुकी थी कि हमें इतनी सारी इवोल्यूशन करने में मिलियन ऑफ ईयर लग गए टू अकोमोलेट दिस, बट हमें 2 सेंचुरीज, मतलब हमें 200 साल भी नहीं लगेंगे इस सारी स्पीशीज़ को ख़त्म करने में। और 100 साल में तो हम आधी से ज़्यादा स्पीशीज़ ऑलरेडी ख़त्म भी हो चुकी होंगी, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये एक थोड़ा सा वो था जो मुझे लग रहा था कि मैं कुछ भूल रही हूँ। अभी हमने ये पढ़ लिया IUCN का। हाँ, इसमें कहीं ट्रॉपिकल टेम्परेट, हाँ ये रहा ना, स्पीशीज़ इन्वेंट्रीज आर मोर कंप्लीट, हाँ कंप्लीट, देखो कंप्लीट इन टेम्परेट देन ट्रॉपिकल। सी, मुझे पता था। ये कहना चाह रहे हैं कि टेम्परेट में जो स्पीशीज़ हैं वो ऑलरेडी इन्वेंट हो चुकी हैं, लेकिन ट्रॉपिकल में अभी बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनका इन्वेंट होना बचा है। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिकल में डाइवर्सिटी जो है वो ज़्यादा है। ट्रॉपिकल में डाइवर्सिटी क्या है, वो ज़्यादा है। तो ये उससे आपको सॉल्व कर सकते हो। फिर एक हमारे पास साइंटिस्ट आए थे रॉबर्ट मे करके। रॉबर्ट मे, अगर NCERT आपसे, मतलब NT आपसे पूछे रॉबर्ट मे साहब ने क्या किया था, तो आंखें अपनी बंद करनी और सोचना रॉबर्ट मे मतलब 7 मई को एक पेपर हुआ था नीट, मतलब ये मई में नीट का पेपर होता है,
ठीक है। नॉर्बिट मई, मई मतलब ये 7 तो मिलियन, ठीक है, मतलब एकदम मतलब बहुत ही मिलियन ऑफ स्टूडेंट जो कि पेपर दे के आते हैं। तो रॉबर्ट मे मतलब मैम एम, मिलियन, मिलियन मतलब 7 मिलियन स्पीशीज़ हैं टोटल, जिसमें से मोर देन 1.2 1.5 जो है वो डिस्कवर्ड हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक का हो गया। उसके बाद हमने स्पीशीज़ के बारे में बात की थी। अब आंखें बंद करो अपनी, इस टेबल को बिल्कुल नहीं देखना है, जो जो याद आ गया मैं तुम्हें पता तो चले तुम्हें क्या याद है और तुम्हें क्या याद नहीं है। तो स्पीशीज़ में अपनी आंखें बंद करनी है, फटाफट ये कहना है कि हमने अभी तक ये सोचा है कि जो 70% स्पीशीज़ है वो एनिमल्स हैं और 22% जो है प्लांट्स है, इसमें फंजाई आती है। अब एनिमल्स के लिए हमने क्या टैग बनाई थी, FBRAM, राम भी FB चलाता है। तो F मतलब व्हाट, फिशेस, FB मतलब बोलो बोलो, अरे मैं खुद भूल रही हूँ यार। एफ मतलब फिशेज, आंखें बंद रखनी है, बिल्कुल नहीं देखना बाहर बाहर क्या चल रहा है। हाँ, बी मतलब बर्ड्स, एफ मतलब फिशेज, बी मतलब बर्ड्स, आर मतलब रेप्टाइल, ए मतलब एम्फीबियन, एम मतलब मैमल। तो ये लाइन में सबसे ज़्यादा फिशेज, फिर उसके बाद बर्ड्स, देन उसके बाद एम्फीबियंस, देन उसके बाद नहीं रेप्टाइल्स, देन एम्फीबियन, देन मैमल्स। अब देखो इसकी ना अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में आप यही FB राम से ही आप सारी की सारी वो निकाल सकते हो। तो मुझे इतना तो पता है कि इंडिया में 1200 स्पीशीज़ हैं बर्ड्स की अलग अलग, और अमेज़ॉन में ऑलमोस्ट 1300 या 1500 कुछ इतनी है अमेज़ॉन में वैरायटी, ठीक है। एम्फीबियन और मैमल की अमेज़ॉन में 486 या 487 कुछ इतनी है, हमें पता नहीं। और रेप्टाइल्स की भी कुछ 300 समथिंग, अगर वो मैं सही हूँ। और फिशेज़ की तो हमें पता है कि पूरे 20K वैरायटीज़ हैं, 28K वैरायटीज़ हैं अलग अलग मछलियों की, जिसमें से 3000 तो सिर्फ और सिर्फ अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट में है, ठीक है। और फिशेज़ की इस चैप्टर में 2-3 एग्जाम्पल्स और दे रखी हैं। एक दे रखी है आपकी अफ्रीकन कैटफिश, जो हमने इंट्रोड्यूस करी थी हमारी इंडिया में, तो इसकी वजह से जो इंडिजिनस हमारी कैटफिश थी वो एक्सटिंक्ट होगी। अब इसमें कुछ गैरिशियस करके कुछ ऐसा नाम है इसका, तो वो मैं आगे जब चैप्टर पढ़ूंगी तो उसमें नाम आएगा। तो फिशेस को देख के दिमाग में क्या क्या आना चाहिए, एक ये और एक और हमने फिशेस का नाम पढ़ना है आगे कि हमारा एक वो कौन सा वो नाइल पर्च जिसमें इंट्रोड्यूस करा था, तो हमारी चिचुआ फिशेस जो थी वो मर गई थी, वो याद रखना है। अब बर्ड्स में आपको ये याद होना चाहिए कि पैसेंजर पिजन का हमने इतना ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइटेशन किया कि पैसेंजर पिजन जो है वो सारे के सारे ख़त्म हो गए हैं। बर्ड्स का एक ये, और बर्ड्स को लेके एक और आपके दिमाग में वो आनी चाहिए कि जब हम कहते हैं कि टेम्परेट में जो है वो ज़्यादा स्पीशीज़ नहीं, वेराइटीज़ मतलब ज़्यादा मतलब कि बायोडाइवर्सिटी नहीं है दिस इज़ कम्पेयर टू टेम्परेट की ट्रॉपिकल से, तो इसकी एक एक्सेप्शन है जो कि बर्ड्स है। इंडिया जो कि ट्रॉपिकल रीजन में है, इंडिया में ऑलमोस्ट 1200 स्पीशीज़ हैं बर्ड्स की, और जहाँ से जैसे हम पोल की तरफ जाते हैं तो 46 डिग्री पे क्या हमारा कोलंबिया आता है, और कोलंबिया में कुछ 100 समथिंग स्पीशीज़ हैं, और हमारा उसके इधर ही कहीं आसपास इक्वाडोर या कुछ ऐसा करके 71 डिग्री पे कुछ एक बड़े सा वो आता है, वहाँ पे अभी कुछ हल्की सी थोड़ी बहुत स्पीशीज़ ही हैं, लेकिन हमारे टेम्परेट में बहुत सारी स्पीशीज़ हैं बर्ड्स की। तो ऐसी वो एग्जांपल आती है बर्ड्स को देख के आपके दिमाग में ये याद आना चाहिए। एम्फीबियंस का ये याद आना चाहिए कि एम्फीबियंस बहुत ज़्यादा एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, इसकी एक परसेंटेज भी दे रखी है एंड में। और बस मतलब ऐसे ऐसे चीज़ों को रिलेट करना सीखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम हाँ यहाँ तक पहुँच गए थे हम, और इसमें हम देखा इसमें फंजाई एल्गे ये सब हमें याद है, इसका मतलब अभी तक। अब 70% तो एनिमल में 70% एनिमल है, 70% में 70% तो सिर्फ इंसेक्ट है, मगर अगर हम 10 एनिमल्स को लाइन में लगाएं तो उनमें से 7 क्या होंगे, इंसेक्ट होंगे, ये हो गए यहाँ पे। उसके बाद क्या कहते हैं, फंजाई की स्पीशीज़ कितनी है, उन्होंने हमसे ये पूछा। तो फंजाई की स्पीशीज़ इतनी है, जब आप FB राम में से FB राम में, ठीक है, मैमल्स को, उसके बाद एम्फीबियंस को, रेप्टाइल्स को और फिशेस को, इन सबको जब आप ऐड कर दो, ठीक है, बर्ड्स को छोड़कर इन सबको चारों को जब आप ऐड कर दो तो जितनी स्पीशीज़ बनेगी वो सारी फंजाई की स्पीशीज़ के बराबर है। ये हमें हो गया। अब हमें ये टेबल याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पेज से पक्का 5 नंबर का मतलब 4 नंबर, मैं 5 ही काउंट करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कटेगा तो 5 का है, ठीक है, क्योंकि मैं अच्छा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने वाला इंसान हूँ, ठीक है। तो आपको ये पेज तो अच्छे से याद होना चाहिए। क्लोज योर आइज एंड स्टार्ट रिमेंबरिंग इट विद मी। ओके, सबसे ज़्यादा कौन है, 70% तो इंसेक्ट है। इंसेक्ट के बाद कौन आते हैं, अदर्स के बाद कौन आते हैं, मोलस के बाद कौन आते हैं, क्रस्टेशियंस, बिल्कुल सही हो गया। बाकी FB राम, फिशेस, बर्ड्स, रेप्टाइल, एम्फीबियंस, मैमल्स, ये हो गया। प्लांट में ज़्यादा कौन है, एंजियोस्पर्म्स के बाद कौन है हमारे पास, एंजियोस्पर्म के बाद है फंजाई के बाद कौन है, एल्गे के बाद कौन है, ब्रायोफाइट के बाद कौन है, जिम्नोस्पर्म के बाद कौन है, लाइकन, ठीक है, ये हो गया। अब ये वाला जो टेबल पेज है ये भी इंपॉर्टेंट, तो इसको याद करते हैं। क्लोजर आइज एंड स्टार्ट रिमेंबरिंग विद मी। 2.4% लैंड ऑफ वर्ल्ड इज इंडिया की। इंडिया 12 मेगा वर्ल्ड जो कंट्रीज़ हैं उसमें से भी एक आता है।
2.4% लैंड होने के बावजूद इंडिया में 8.1% बायोडाइवर्सिटी है टोटल। ठीक है, उसके बाद इंडिया में, हाँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये इसको याद करते हैं। क्लोजर आई, अच्छा ये याद रखो, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में अराउंड 40 के स्पीशीज़ हैं, यहाँ कहीं मैंने आगे लिखा होगा, हाँ ये देखो 40 के प्लांट्स की स्पीशीज़ हैं। 3000 बर्ड्स की हमने पीछे पढ़ लिया, साउथ अमेरिका में है, हमें पता है। 1300 बर्ड्स हैं, हमारे पास 1200 हैं, ये भी कुछ बड़ी बात नहीं। देखो 427 मैमल्स और ये 125 1,25,000 इन्वर्टिब्रेट्स हैं। इंडिया में 1200 स्पीशीज़ है बर्ड्स की, हीरा, और ये मतलब कुछ ऐसी वो वर्ड टर्म्स हैं, तो ये याद हो जाती हैं। द मोर यू सी इट एंड यू रिमेंबर इट। ओके, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में कितनी स्पीशीज़ हैं प्लांट्स की? 40,000। हमारे पास कितनी है? 45,000। और वहाँ पे इन्वर्टिब्रेट्स कितने हैं? वहाँ पे क्या कहते हैं अपने मैमल्स और एम्फीबियंस की 427 है। हमारे पास 90,000 स्पीशीज़ है एनिमल्स की, 90,000 स्पीशीज़। ठीक है, और मे सब आए थे, वो मिलियन और ये 7 मिलियन बता के चले गए। अब इसमें से याद रखो, उन्होंने कहा कि जितनी डिस्कवर्ड है वो टोटल की कितनी है? 22%। अच्छा ठीक है, ये तो वो बता के चले गए। अब ये जो हैं, बट अकॉर्डिंग टू दिस 3 लाख स्पीशीज़, अच्छा ये तो उन्होंने कहा कि मतलब कि क्या कहते हैं, अगर हम इनके अकॉर्डिंग चलें, इनके 7 मिलियन, रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग, ये तो कहते हैं भाई इंडिया में 3 लाख स्पीशीज़ हैं एनिमल की और 1 लाख प्लांट्स की। तो वो उसको चलो, वो तो हो गया, कोई बिना प्रूफ का नंबर है, जिसको जितना कहना है वो उतना कह सकता है, तो इस पर हम बिलीव नहीं कर रहे, हम इस पे आते हैं, ये वाला वेब पे। हाँ, और एक और चीज़, जब हम, अब आंखें बंद कर लो, मैं इसे रिवाइज करना शुरू करूँ, जब हम इक्वेटर से लेके पोल की तरफ जाते हैं तो डाइवर्सिटी की जो वेराइटी है, वो वैरायटी, जब हम इक्वेटर से, याद करो दोबारा से, जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। ट्रॉपिकल की स्पीशीज़ ज़्यादा हैं टेम्परेट से, ये 2 बातें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ट्रॉपिकल में ज़्यादा स्पीशीज़ हैं टेम्परेट से, ये भी याद होना चाहिए। ठीक है, इसकी, अब ट्रॉपिकल में टेम्परेट से ज़्यादा, इसकी ये एक्सेप्शन है। बर्ड की स्पीशीज़ इंडिया में कितनी है? 1200। इंडिया में कितनी है? 1200। इंडिया में कितनी है? 1200। इक्वेटर के पास जो कोलंबिया है, यहाँ पे कितनी है? 1400। इक्वेटर के पास कितनी है? 1400। लेकिन इक्वेटर इज़ नया टेम्परेट, तो ट्रॉपिकल में यहाँ ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन जो क्या कहते हैं 41 डिग्री नॉर्थ में है, यहाँ 105 है, और उसके आगे कितनी है? 56। तो यहाँ से यहाँ जाने पर वैसे तो स्पीशीज़ कम हो रही है, बट हाँ ठीक है, इंडिया में 1200 हैं, और ये फिर ठीक है, तो ये हो गया। अब रेन फॉरेस्ट में हमने पढ़ लिया 1200, ये 2 मिलियन तो इंसेक्ट है जो अभी अनडिस्कवर्ड है, वेट हो रहा है डिस्कवर होने का अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में। जब तक आप ये पूरा चैप्टर पढ़ोगे, 1000 हेक्टेयर लैंड जो है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट की, वो तो ख़त्म भी हो चुकी होगी, इतनी जल्दी वहाँ पे क्या कह रहे हैं। अब इसमें मैंने भी लिखा नहीं है, एनसीईआरटी में अगर पढ़ते हैं तो लिखते हैं। एक्चुअल में यू नो व्हाट इज़ हैपनिंग, पहले अमेजॉन रेन फॉरेस्ट यूज टू कवर 12% ऑफ द वर्ल्ड, नाउ दे आई थिंक 14% ऑफ द वर्ल्ड, नाउ दे ओनली कवर 6%। देखो कितनी जल्दी खत्म हो गई, तो बहुत जल्दी, इसको लंग्स कहते हैं, ये साउथ अमेरिका में है, देखो है ना, तो ये खत्म होता जा रहा है। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ पढ़ी, जब आपको स्पीशिएशन करनी है, मतलब आपको अपनी स्पीशीज़ में डाइवर्सिटी लानी है, तो आपको क्या चाहिए? बहुत सारा टाइम चाहिए। तो स्पीशीज़ का स्पीशिएशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के फंक्शन से। और ये भी पढ़ा हमने, स्पीशीज़ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया का स्क्वायर, और फिर हमने उसको ऐसे वो करके वो कर दिया। अब देखो इक्वाडोर जो कि ट्रॉपिकल रीजन है, इक्वाडोर कौन सा रीजन है? ट्रॉपिकल रीजन। इक्वाडोर कौन सा रीजन है? ट्रॉपिकल रीजन। और मिड वेस्ट यूएसए इज टेम्परेट रीजन। तो क्लोज योर आइज एंड स्टार्ट मेमोरिंग विद मी। कहाँ पे स्पीशीज ज़्यादा होती है? ट्रॉपिकल में, टेम्परेट में। ट्रॉपिकल में कौन है? इक्वाडोर में कितनी ज़्यादा स्पीशीज़ हैं? मिड वेस्ट यूएसए जो कि टेम्परेट है 10x, इसमें 10x स्पीशीज़ ज़्यादा है इस वाले से। ठीक है, ये हो गया। अब ऐसा क्यों है? अभी तक मुझसे किसी ने ये सवाल नहीं पूछा कि भाई मुझे ये तो बता दो कि आपने कहा ट्रॉपिकल में स्पीशीज़ जो हैं वो ज़्यादा हैं, टेम्परेट में स्पीशीज़ कम है, काय को? सबसे पहली बात, अभी हम इसको अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे रुको, एक यहाँ पे निकालते हैं, वहाँ पे समझते हैं। पुराने वाले पे क्या ही समझे। ये देखो क्या होता है कि जो ट्रॉपिकल है वहाँ पर अभी तक पहले, मतलब जो अभी पिछले 100 साल पहले की बात करते हैं, वहाँ पे इतने ज़्यादा लोगों ने इनहेबिटेट नहीं किया था। जब कोई इनहेबिटेट नहीं करता तो वहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं तो उस एरिया को बहुत सारा टाइम मिल गया। मैंने कहा स्पीशिएशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। वहाँ पे किसी ने घर नहीं बनाए तो एरिया भी पूरा वैसा का वैसा था। ठीक है, और वहाँ पे क्या है, जो वेदर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, दीज आर ऑल एनसीईआरटी पॉइंट्स, आई एम नॉट ओवर स्टेटिंग देम। और एक बात ये कही कि टेम्परेट में जो वेदर है वो कैसा है, कभी सर्दी कभी गर्मी, कभी सर्दी कभी गर्मी, कभी ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, कभी बहुत गर्मी आ रही है, फिर ग्लेशियर्स बन रहे हैं, फिर वो, तो वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो अनप्रेडिक्टेबल है। जबकि ट्रॉपिकल में मोस्टली टेम्परेचर सबको पता है कि कैसे होता है। तो ये एक अच्छी हैबिट है वहाँ की कि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहा।
कोई वेदर में इतना चेंज नहीं आया, जो भी था वो प्रेडिक्टेबल था। तो स्पीशीज़ को इनफ टाइम मिल गया अपने आप को इवॉल्व करने के लिए। तो 3 पॉइंट मैंने आपको यहाँ तक अभी तक बता दिए। एक कि ज़्यादा लोग नहीं जाने चाहिए वहाँ पे, इनहेबिटेशन। दूसरा, उनको लोगों के ना आने की वजह से एरिया और टाइम दोनों चीज़ें मिल गई, एरिया और टाइम दोनों चीज़ें मिल गई। और तीसरा पॉइंट कि वहाँ का जो वेदर है वो हद से ज़्यादा प्रिडिक्टेबल है, और वेदर में मतलब उस पर जो ग्लेशिएशन है वो टेम्परेट में होती गई, जिस वजह से वहाँ पे ज़्यादा अच्छी स्पीशीज़ नहीं बन पाई। ये मैं आपको प्रॉपर एनसीईआरटी में दिखा दूँगी। उसके बाद ट्रॉपिकल में, अब आंखें बंद करो अपनी, ये भी और रीज़न है कि ट्रॉपिकल में क्यों ऐसा हुआ क्या नहीं हुआ। तो टेम्परेट में जो सीज़न था वो बदल रहे थे, तो वो लोग अपने ही नीश में फिक्स रह गए, उन्होंने कभी बाहर जाने का ट्राई नहीं करा, ठीक है। हाँ, और एक और ट्रॉपिकल में जो सोलर है, और आपको क्या चाहिए अच्छी, अगर आपको बायोडाइवर्सिटी बढ़ानी है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, बायोडाइवर्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोडक्टिविटी सॉरी, तो आपको अच्छी सोलर की हीट चाहिए। तो सोलर जो है वो अच्छा हमें ट्रॉपिकल पे मिल जाता है, तो सोलर अच्छा होगा तो सब अच्छा होगा, ठीक है। अब स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप दिया किसने था, ये दिया था अलेक्जेंड्रा हम्बोल्ट ने। और इसमें क्या था कि नंबर ऑफ स्पीशीज़ आफ्टर एरिया रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। ये हमने इसका जेड को क्या कहते हैं, रिग्रेशन कॉफिशिएंट। जेड इज़ व्हाट, आरसी, जेड इज इक्वल टू रिग्रेशन कॉफिशिएंट, जेड इज इक्वल टू रिग्रेशन कॉफिशिएंट, जेड इज इक्वल टू रिग्रेशन कॉफिशिएंट। एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का स्क्वायर, एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का स्क्वायर, एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी ए स्क्वायर, सी इज हेयर इनटू। हम इसको यहाँ पे जब सॉल्व करते हैं इक्वेशन आती है log s इज इक्वल टू log c प्लस log a z log a z इज हेयर रिग्रेशन कॉफिशिएंट और स्लोप, c log c इंटरसेप्ट, s इज स्पीशीज एंड a इज एरिया। तो ये इस तरह का कुछ ग्राफ बनता है। और ये साउथ अमेरिका जंगल्स में गए थे घूमने के लिए, एक्सप्लोर कर रहे थे, तो उन्होंने ये चीज़ें नोटिस करी, ठीक है। अब यहाँ तक पे किसी को तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमने सारा जो पीछे अभी तक बायोडाइवर्सिटी पढ़ा था उसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लिया। How much time did we have taken? 21 minutes. इसमें we read almost everything from here. Even this also. सो नाउ आई वॉज रीडिंग दिस। तो इसमें देखो साउथ अमेरिका के जंगलों में अलेक्जेंडर जो हम्बोल्ट थे, जर्मन नेचुरलिस्ट थे, जोग्राफर थे, ये कुछ ही रीजन में जब देख रहे थे कि रिचनेस जो है वो बढ़ रही थी, जिससे से इन्होंने एरिया एक्सप्लोर करना शुरू करता गया। एक लिमिट तक रिलेशनशिप बिटवीन स्पीशीज़ रिचनेस एंड एरिया जो है वो कांस्टेंट हो गया। अब इन्होंने कौन कौन सी स्पीशीज़ जो हैं वो इंक्लूड करी थी। दिस कैन बी अ पोटेंशियल नीड क्वेश्चन एज वेल कि कौन कौन सी स्पीशीज़ इनको नहीं मिली थी। तो इनको ऑब्वियसली कहीं जा रहे हैं तो फ्लावरिंग प्लांट्स तो मिलेंगे। अब मुझे बताओ, कहीं ना कहीं तुम्हें फ्लावरिंग प्लांट मिल रहा है तो तुम्हें कुछ तो ऐसा मिलेगा ना जो पॉलिनेटर होगा, तो तुम्हें बैट मिल गए। अब हवा है तो बर्ड्स भी मिलेंगे, और पानी के पास है तो फ्रेश वाटर फिशेज भी मिलेंगी। मरीन वाटर नहीं, समंदर के पास नहीं तो मतलब नदी के पास थे, अमेजॉन रिवर के पास थे, ऐसा समझ लो। नदी जो फ्रेश वाटर होगा, एंजियोस्पर्म के प्लांट्स, बर्ड्स, बैट्स और फ्रेश वाटर वो। और इसका ग्राफ कैसा आता है, ऐसे करके ऐसे, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं इसको, ठीक है। और इसका स्केल कैसा है, एक्सपोनेंशियल है कि लॉगरिथमिक स्केल है। स्ट्रेट लाइन ये इक्वेशन डिराइव करती है। एस जो है वो स्पीशीज की क्या है, रिचनेस है, एरिया है, जेड स्लोप लाइन है विच इज रिग्रेशन कॉफिशिएंट, सी इज वाई इंटरसेप्ट। अब इकोलॉजिस्ट ने जब जेड की वैल्यू डिस्कवर करी अलग अलग चीज़ों के लिए, तो उन्हें 3 वैल्यूज़ मिली अलग अलग। यहाँ पे लिखा है कि स्टीफनेस, अच्छा ठीक है, तो ये तीनों के लिए कैसी कैसी वैल्यू है वो इस पैराग्राफ में लिखा है। लेट्स रीड इट, जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस, आई विल बी बैक। सॉरी, आई जस्ट वेंट टू हैव माय वाटर एंड एवरीथिंग। यहाँ थक जाता है गला यार बोल के। सॉरी, इट्स नॉट सेइंग सॉरी टू यू, जस्ट माय आंसर। ओके, अब देखो, अब ये लाइंस आपको ये वाला मैं गारंटी से कह रही हूँ, स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप से एक क्वेश्चन पक्का आ रहा है, इसी साल आ रहा है, इसी पैराग्राफ से आ रहा है। तो ये पैराग्राफ आपके 4 नंबर का है, तो लर्न इट ओवर हियर, क्लोज योर आइज, और पहले यहाँ तक में सा रटो बैठ के। देखो क्या है, साउथ अमेरिका के जंगल है, वहाँ अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जो था वो घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि भाई स्पीशीज़ एक एरिया तक तो बढ़ रही है, उसके बाद हो जा रही है कांस्टेंट। वो थे जर्मन नेचुरलिस्ट और जियोग्राफिस्ट। उसके बाद ये है लॉगिस्टिक ग्राफ। उसके बाद इसमें जो एस है ये है स्पीशीज़ रिचनेस, सी है इंटरसेप्ट, ए है एरिया, जेड है हमारा रिग्रेसिव कॉफिशिएंट और स्लोप। ये है लॉग स्केल। अगर मतलब यहाँ तो स्पीशीज़ ओके। अब देखो, अब बहुत सारे बच्चे हैं जो इसमें डाउट करके आ जाएंगे, और ये वो हमसे ये पूछेगा हमने सिर्फ ये ग्राफ पढ़ा है, हम यहाँ गड़बड़ करके आ जाएंगे। तो आपको याद रखना है लॉग स्केल इज लीनियर एंड स्ट्रेट लाइन। लॉग स्केल इज यहाँ भी लॉग रखोगे, और यहाँ अब ये भी इंपॉर्टेंट है कहाँ पे क्या रखना है, एरिया तो रखना है भाई यहाँ पे, और स्पीशीज रिचनेस यहाँ पे। ये है लॉग एक्चुअल में एस इज इक्वल टू सी ए जेड ए स्क्वायर जी। तो एक्चुअल में इट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बट लॉग इसका स्ट्रेट लाइन है, तो ये हमने स्ट्रेट लाइन का लॉग बना दिया।
ठीक है। अब उन्होंने क्या क्या देखा, उन्होंने एंजियोस्पर्म देखे, एंजियोस्पर्म देखे तो इसके कुछ और भी देखे होंगे जो इसको पॉलिनेट करेंगे, तो बैट देखे, एंजियोस्पर्म देखे, बैट देखे। अच्छा पानी के पास थे तो मछली भी देख ली। अच्छा जब मछली देख ली तो फिर समंदर भी आसमान भी है तो बर्ड भी देख लिए। तो ये चारों चीज़ें देख ली, ठीक है। देखो यहाँ तक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टर्न्स आउट टू बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एंड दिस इज ए log s c z और एज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ये दिखा रही है, ये देखो बिकम नोट दैट ऑन लॉग स्केल रिलेशनशिप बिकम्स लीनियर। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि क्वेश्चन यहाँ से पक्का आएगा, बट कोई बात नहीं। क्या विद इन अ रीजन स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज एंड ऑन इंक्रीजिंग एरिया इट बिकम लिमिटेड। तो यहाँ तक का मेरा हो गया पूरा। अब आई एम नॉट डूइंग एनी रॉन्ग क्वेश्चन अगर ये वाला टॉपिक आ गया। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर इकोलॉजिस्ट। और यहाँ तक का मैं कह रही हूँ, यहाँ से कुछ ना एक क्वेश्चन तो पक्का है यहाँ से। चलो ठीक है, इसी तरह से मैं तुम्हें 180 टॉपिक बताऊँगी, 180 एरियाज़ बताऊँगी और नीट में आते हैं 180 सवाल और वहीं से आएगा सवाल, शर्त लगा लेना। तो दिस इज़ मैं लिखूँगी T1 T2। तो इस चैप्टर से बायोडाइवर्सिटी से कितने कोई सवाल आते हैं, मेरे ख्याल से 3 सवाल तो आ ही जाते हैं यहाँ से। तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ। यहाँ से एक सवाल आएगा वेस्टर्न घाट और ये सब चीज़ों से पक्का एक सवाल आ जाएगा। मतलब इन 3 पेज लगा लो, ये 3 पेज का, ये वाला वो, यहाँ से एक सवाल, सब रट लिया, ठीक है। यहाँ तक का 100% यहाँ तक का एक सवाल आ रहा है। फिर एक सवाल आ रहा है ये लैटिट्यूड में, यहाँ का नॉट श्योर स्पीशीज रिचनेस, यहाँ से इन 2 पेज से एक सवाल पक्का है। तो 2 सवाल मैं तुम्हें बता चुकी हूँ और तुम्हें ये भी बता दूँ कि कहाँ से सेक्रेट रूप, यहाँ से इस पेज से एक सवाल पक्का है, ठीक है। तो चलो लेट्स गो। 3 सवाल आने, तीनों कहाँ से आ रहे हैं सब पता है सबको। इकोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड, अब इकोलॉजिस्ट ने क्या डिस्कवर किया कि ये जो z है, z मतलब ये रिग्रेसिव कॉफिशिएंट, ये रिग्रेसिव कॉफिशिएंट का नंबर 0.1 से लेकर 0.2 होता है रिगार्डलेस ऑफ देयर टेक्सोनॉमिक ग्रुप। तो तुम चाहे कोई भी क्यों ना हो, तुम कुछ भी हो, तुम प्लांट हो, तुम कैलिफोर्निया के बर्ड हो, तुम न्यूयॉर्क के मोलस्का हो, तुम हमारी इंडिया के गाय क्यों ना हो भाई, तुम्हारा रिग्रेसिव z क्या है 0.1 to 0.2। ये हो गया सबको क्लियर। अब एक बार ये एनसीईआरटी की लाइन पढ़ो। इकोलॉजिस्ट हैज डिस्कवर्ड द वैल्यू ऑफ z लाइज बिटवीन 0.1 to 0.2 रिग्रेसिव ऑफ रिगार्डलेस ऑफ टेक्सोनॉमिक ग्रुप एंड रीजन, वेदर इट्स अ प्लांट इन ब्रिटेन, बर्ड इन कैलिफोर्निया और मॉलस्क इन न्यूयॉर्क स्टेट। द स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन आर अमेजिंगली सिमिलर, सबकी स्लोप ऐसी ही रहेगी, ओके। बट इफ यू एनालाइज द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप अमंग अ वेरी लार्ज एरिया लाइक इंटायर कॉन्टिनेंट, you'll find that slope of line to be much steeper. Z ranges from 0.6 to 0.1. For example, for frugivorous मतलब फ्रूट खाने वाले बर्ड, mammals in the tropical forest and different continent, the slope is found to be 0.0. देखो स्टीपर स्लोप, देखो अब ये क्या कह रहे हैं, मैं यहाँ पे समझाती हूँ आपको। वो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि Z जो है इसका नाम क्या है, रिग्रेसिव, मैं थोड़ा जूम, इसका नाम है रिग्रेसिव कॉफिशिएंट। ये हमारी क्या बताता है, स्लोप। उसने कहा कि स्लोप का सीन ये है, इकोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि अगर आप कहीं के भी कुछ भी हो, आपकी स्लोप 0.1 से 0.2 ही रहेगी। लेकिन हमारे पास एक एग्जांपल है कि जैसे जैसे इसकी स्टीपनेस, मतलब स्लोप की स्टीपनेस, मतलब स्लोप का जो नंबर है वो बढ़ता रहता है, स्टीपनेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी से। तो आप जितनी ज़्यादा डाइवर्स एरिया में जाओगे आपकी ये स्लोप उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो उसने कहा कि जो फ्रूगीवोर क्या कहते हैं, बर्ड्स हैं हमारे पास, फ्रूगीवोर्स बर्ड मतलब फ्रूट खाने वाले बर्ड, फ्रूट खाने वाले जो बर्ड हैं, और कहाँ के बोले उसने ये फ्रूट खाने वाले, मैमल ट्रॉपिकल के, हाँ फ्रूगीवोर बर्ड, और जो मैमल है ट्रॉपिकल के, ट्रॉपिकल मतलब इंडिया समझ लो। यहाँ पे जो फ्रूट खाने वाले और ये हैं, इनकी वैल्यू है 1.15 Z की वैल्यू। और अगर तुम कॉन्टिनेंट, हर कॉन्टिनेंट के स्पीशीज़ लेके Z की वैल्यू देखो तो ये रेंज करती है 0.6 to 1.2।
तो उसने हमें z की कितनी वैल्यूज़ बताई, उसने हमें z की 3 वैल्यू बताई। पहली 0.1 से लेके 0.2 तक, ये सबके लिए इकोलॉजिस के अकॉर्डिंग सेम है। फिर उसने z की वैल्यू बताई हमें 0.6 से लेके 1.2 तक, ये तब है जब आप कॉन्टिनेंट को क्या करो, जब आप कॉन्टिनेंट में डाइवर्सिटी देखो। फिर उसने z की वैल्यू बताई 0.1 और 0.14, ये किसके लिए है, ये है आपके फ्रूगीवोर बर्ड और एंड मैमल्स ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, एंड मैमल ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ठीक है, सही है, ये z की वैल्यू। और क्या है, इफ़ यू एनालाइज स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप अमंग लार्ज एरिया लाइक इंटायर कॉन्टिनेंट यू विल फाइंड स्लोप लाइन टू बी मच स्टीपर। तो इसमें क्या हो रहा है, ये कह रहे हैं z जो है, ये स्लोप लाइन जो है ये कैसी होती जा रही है, ये स्टीप होती जा रही है जैसे जैसे मैं एरिया बढ़ा रही हूँ, मतलब स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी बढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो ये भी हो गया एक आपका स्पीशीज स्टीप इज दैट स्पेसिफिक डाइवर्सिटी। ठीक है, अब आते हैं इसके अगले टॉपिक पे। इंपॉर्टेंस क्या है भाई, इतनी स्पीशीज़ चाहिए क्यों आपको डाइवर्सिटी? सिंपल, स्टेबिलिटी के लिए। देखो, अब इसको ऐसे समझते हैं कि आपको ब्रश करना है, पर मार्केट में सिर्फ एक ही कंपनी है, कोलगेट। जब तक कोलगेट है भाई तुम ब्रश कर रहे हो, कल कोलगेट ने कुछ ऐसा लॉ अब्रप्ट कर दिया और इसकी फैक्ट्री बंद हो गई, तो आप ब्रश किससे करोगे? तो जितनी ज़्यादा मार्केट में अलग अलग टूथपेस्ट के ब्रांड्स होंगे आपको दिक्कत नहीं है। आपने कोलगेट छोड़ी, आपने पेप्सोडेंट ले ली, आपने वो छोड़ी, आपने सेंसोडाइन ले ली, आपने वो छोड़ी, आपने कोई और कंपनी की, आपने परफोरा की उठा ली। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा हमारे पास स्पीशीज़ होती हैं हम उतने ज़्यादा क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, हम उतने ज़्यादा क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। So देखो, does the number of species and community really matter to the functioning of ecosystem? Yes, it does. This question is for which zoologists have not been able to give a definite answer. Okay, many ecologists believe that community with more species are generally tend to be more stable than those with less species. देखो ecologists भी कह रहे हैं what exactly is stability for? अब भाई stability है क्या? Stability है, a stability should not show how much variation in productivity from year to year. Stability का मतलब कि अगर आपने आज 16 घंटे पढ़ाई करी तो आप कल भी 16 घंटे करो, आप आज 16 करके कल 8 ना करो, ये नहीं है प्रोडक्टिविटी। आपकी प्रोडक्टिविटी दिन टू दिन, वैसे इसमें तो ईयर टू ईयर होती है, ईयर टू ईयर आपकी प्रोडक्टिविटी बदलनी नहीं चाहिए, जितनी है उतनी ही रहनी चाहिए। इट मस्ट बी रेजिस्टेंट मतलब फास्ट रिकवरिंग और रिजाइलेंट। और तो अगर ओकेजनली कोई डिस्टर्बेंस हो भी जाए, समझ लो आपको बुखार हो गया, तो आप 12 घंटे पढ़ लो, 4 घंटे एक्स्ट्रा रेस्ट कर लो, बट उतना मतलब, और अगले दिन आप 18 कर लो और उसके अगले दिन 18 कर लो, आपके जो 4 थे वो कवर हो गए। देखो तो ये ठीक है, तो इट शुड बी रेजिस्टेंट एंड रेजिलियंट ऑन ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस, बट इट ऑल्सो बी रेजिस्टेंट टू इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज। अब आपके दोस्त ने आपको फ़ोन करा कि चल भाई पार्टी करने, आप चले गए, आपके 16 कम हो गए, तो आपने उस एलियन को अपनी लाइफ में आने दे दिया। आपको क्या क्या करना है, आप अब ये देखो, डाइवर्सिटी जो है ये गुड है, क्यों? क्योंकि इससे हमें क्या मिलती है, स्टेबिलिटी का मतलब प्रोडक्टिविटी ईयर टू ईयर क्या रहना, सेम रहना, नंबर 1। नंबर 2, एलियन को मतलब दोस्तों के बात नहीं जाना, एलियन का इन्वेजन नहीं हो पाना। नंबर 3, फास्ट रिकवरी, रेजिलियंस होना चाहिए, रेजिलियंस। ठीक है, और नंबर 4 आपके पास, मैंने क्या बोला कि आपको कवर करना आना चाहिए स्टेबिलिटी। तीन थे ना, कुछ और बच गए क्या? हाँ, ओकेजनल डिस्टर्बेंस, इट मस्ट बी रेजिस्टेंट टू, हाँ बस यही था। अब देखो, आर लिंक टू रिचनेस इन अ कम्युनिटी। ओके, डेविड टिलमैन जो थे, टिलमैन ने बैठकर उस पर हाँ प्लॉट के विद मोर स्पीशीज़ लेस ईयर टू ईयर इन्वेजन एंड टोटल बायोमास, और जहाँ कम स्पीशीज़ थी वहाँ पे वो हो रहा था। ठीक है, ऑल दो हमें ये समझ नहीं आ रहा कि स्पीशीज रिचनेस का इकोसिस्टम से क्या कनेक्शन है, क्योंकि भाई हमारा नैरो माइंड है, मैं आगे बताती हूँ नैरो क्या होता है। हेल्थ बट इम्पेरेबली ह्यूमन रेस एट अ टाइम व्हेन वी आर लूजिंग स्पीशीज। देखो हम कितनी अलार्मिंग पेस पे लूज कर रहे हैं। वन माइट आस्क व्हेन द वेस्टर्न घाट ऑफ इकोसिस्टम इज लेस फंक्शनल इफ वन टी फ्रॉग लॉस्ट फॉर एवर। अच्छा, बट इंस्टेड ऑफ 20,000 वी हैव ओनली 15,000 चाहिए। देयर इज़ नो डायरेक्ट आंसर नेव क्वेश्चन बट वी डेवलप अ प्रोस्पेक्टिव। रिवर पॉपेट, हाँ ठीक है, पॉल एनरिच ने दी थी, पॉल एनरिच, ओके, आर रिवर, ओके। एरोप्लेन इज एन इकोसिस्टम, रिवर्ट्स आर स्पीशीज, एंड इफ popping a rivet taking home species, it might not affect fire safety proper functioning but initially, but more and more rivets are removed, plane become dangerously weak. Further, more rivet is removed from the critical, that is loss of rivets of wing, that is key species, and this. Okay, मैं समझ गई।
भाई पक्का क्वेश्चन आता है इससे, मैं कह रही हूँ इस चैप्टर से स्टेटमेंट में क्वेश्चन आने वाले हैं। एक क्वेश्चन आएगा सीधा, 2 क्वेश्चन आएंगे स्टेटमेंट के, और स्टेटमेंट में 8 स्टेटमेंट यूज़ करे होंगे, 8 टॉपिक्स एक उठाई होगी। तुम्हें पढ़ के जाना, तुम्हें नंबर चाहिए ना तो पढ़ लो। देखो यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया कि ये है स्टेबिलिटी का असली राज। स्टेबिलिटी का राज समझ आ गया। अब बात करते हैं अगले साइंटिस्ट। चलो भाई नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो अगला नाम किसका है? डेविड टिलमैन। यार मैंने इतनी ज़्यादा स्पेस क्यों छोड़ रखी है? एक काम करते हैं ना, इसको छोटा नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। और इस पूरे को उठाकर इधर नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कर तो दिया। ठीक है। और इस टिलमैन को उठा के इधर नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कर तो दिया। हाँ ठीक है, ओके। डेविड टिलमैन से आपको पढ़ते हैं। अब ये क्या? अब डेविड टिलमैन बैठे थे एक ओपन आउटडोर प्लॉट में। ये बैठे थे एक आउटडोर प्लॉट में। इन्होंने आउटडोर प्लॉट में ये एक्सपीरियंस किया। ये इन्होंने 2 एरिया ले लिए। यहाँ पे स्पीशीज़ जो हैं वो ज़्यादा हैं वैरायटी की, यहाँ पे स्पीशीज़ जो हैं वो कम है। ठीक है। अब इन्होंने देखा कि जहाँ पे स्पीशीज़ ज़्यादा थी वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पे ईयर टू ईयर जो बायोमास की प्रोडक्शन थी, बायोमास की प्रोडक्शन जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्टिविटी। जिसे हम क्या कहते हैं? बायोमास की प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी। वो कैसी रही? कांस्टेंट रही। जितने पिछले साल थी उतनी ही रही। लेकिन जहाँ स्पीशीज़ कम थी वहाँ एक तो प्रोडक्टिविटी हुई भी कम, और दूसरी कैसी थी? अनस्टेबल थी। तो इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला कि स्पीशीज़ जहाँ जहाँ ज़्यादा होंगी वहाँ बायोमास ज़्यादा बनेगा, वहाँ प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो ये देखो यहाँ पे हमने कुछ 4-5 वो करे थे। इसमें ये देखो स्पीशीज़ रिचनेस एरिया से, इससे बायोमास से और सरफेस से, वो आगे समझ आएगा तुमको। बट डिकेड है ना, ये इसको रीड करो। Tillman found that plot with more species showed more less year-to-year variation in total biomass. He showed in the experiment that increased diversity contributed to higher productivity. Although ये हमें अभी समझ नहीं आ रहा, बट चलो ये हो गया डेविड टिलमैन का एक्सपेरिमेंट। डेविड टिलमैन के बाद हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे रिवेट पॉपेट हाइपोथेसिस। रिवेट पॉपेट हाइपोथेसिस ये पता नहीं किसने दी थी भाई, अल्फ्रेड को घटे। पॉल एनहरिच। ये मैं नाम भूलती हूँ, मुझे पेपर में बस मैं याद रख लूँ इसको। पॉल एनहरिच। इसके मेरे को कोई ट्रिक बनानी पड़ेगी। हाँ, पी पॉपेट पी पॉल, पी पॉपेट पी पॉल, पी स्क्वायर। हाँ ठीक है, पॉपेट पॉल एनहरिच। ओके। रिवेट पॉपेट हाइपोथेसिस में उसने रिवेट को कहा कि रिवेट भाई तू क्या है? तू मेरी है एक स्पीशीज़। और एरोप्लेन लिया उसने, एक एरोप्लेन को उसने कहा कि तू है भाई मेरा इकोसिस्टम। तो उसने कहा कि जब आप जहाज़ में बैठते हो, आप एक जहाज़ का वो निकालोगे स्क्रू, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 निकालोगे, फ़र्क नहीं पड़ेगा। 3 निकालोगे, फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेफ्टी चल रही है अभी। तो वैसे ही हमारा इकोसिस्टम है। इसमें से 1 स्पीशीज़ ख़त्म हुई, फ़र्क नहीं पड़ा। 2 स्पीशीज़ ख़त्म हुई, फ़र्क नहीं पड़ा। 3 स्पीशीज़ ख़त्म हुई, फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेंटेन करना आता है इकोसिस्टम को। अब आप निकालते गए, आपने ऑलमोस्ट सारे जितने थे ऑलमोस्ट सब निकाल दिए। धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है ना। अब आप आ गए किसमें? अनस्टेबल कनेक्शन में। तो स्पीशीज़ अभी ख़त्म हो रही हैं। सब मुझे कहेंगे कि इवन एनसीईआरटी कह रही है कि वेस्टर्न घाट में भाई इतने फ्रॉग की स्पीशीज़ हैं, उसमें से एक कोई ख़त्म भी हो गया तो क्या दिक्कत है? वो कह रहे हैं दिक्कत इसमें नहीं है एक ख़त्म, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ये सिलसिला चलता रहा ना तो कुछ नहीं बचेगा। तो वी हैव टू बी प्रिकॉशियस। और पीछे हमने ये भी पढ़ा था कि ये हमारा चल रहा है 5, इससे पहले मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं, ये हमें फॉसिल से पता चला है। ये हमारा 6th एक्सटिंक्शन चल रहा है और 100x के रेट पे चल रहा है। पहले जितना उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है। अगले 200 साल में हमारी डाइवर्सिटी ख़त्म हो जाएगी और 100 साल में आधी से स्पीशीज़ ख़त्म हो जाएंगी, ये वो कह रहा है। ठीक है कि और अगर आपने क्या किया, आप गए और आपने विंग जो थी एरोप्लेन की उसका पॉपेट निकाल दिया, फिर तो आप मर गए। तो उसने कहा ये जो विंग है ये की स्पीशीज़ हैं। हमारे इकोसिस्टम में कुछ स्पीशीज़ ऐसी है जो की स्पीशीज़ हैं, जिनको निकाल दिया तो सब खत्म। ठीक है। अब आपने क्या करा, एक स्पीशीज़ लो जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जिसके बिना काम नहीं चल सकता हमारा। काऊ ले लो, कोई साहिवाल ले लो, साहिवाल है ना,
साहिवाल काऊ नहीं रहेगी तो कितने लोगों का रोजवाल ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसी स्पीशीज़ जो बहुत की स्पीशीज़, कुछ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं। तो पॉल एनरिच ने एरोप्लेन लिया, उन्होंने बहुत सारे हज़ारों जॉइंट लगा के, रिवेट लगा के उसको बनाया। कोई पैसेंजर ने एक को स्टार्ट किया, घर ले गया, फिर दूसरे को ले गया, मोर और मोर ऐसे पेपर होते। तो डेंजरसली ओवर द टाइम यू विल गेट वीक। और विंग का निकाल दिया तो की स्पीशीज, जैसे पूरे के पूरे इकोसिस्टम की फंक्शनिंग खराब होगी और ज़्यादा थ्रेट होगी रिवेट को। विंडो की सीट खोल दी किसी ने जाके प्लेन की, तो ऐसी ऐसी चीज़ें करना शुरू कर दी। तो ठीक है, ये हो गया हमारा डन। अब लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में कितनी बायोडाइवर्सिटी हम अब तक लूज़ कर चुके हैं। उसके बाद इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हमें पढ़ना है कि हमें कंजर्व कैसे करनी है, और फिर ये चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। तो इसमें रह गए बस दो बड़े 2 पेज हैं बस, मैं इन 2 को एक ही पेज मानती हूँ। ओके, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में समझो क्या कह रहा है ये देखो, ये कह रहा है इट इज़ डाउटफुल कि कोई भी नई स्पीशीज़ जब भी ऐड हो कहीं पे स्पीशीएशन के थ्रू हमने कहीं नई स्पीशीज़ ऐड करी है अर्थ के ट्रेजर में, कोई डाउट नहीं है कि उनको दे आर कॉन्टिन्यूइंग लॉस। वाई इट इज़ डाउटफुल इफ़ एनी स्पीशीज़ आर बीइंग, अच्छा वो कह रहा है शायद स्पीशीएशन हो भी नहीं रही, नई स्पीशीज़ कोई नहीं आ रही, पर इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो है वो ख़त्म हो रही हैं, नई ऐड हो रही है नहीं हो रही है वी डोंट नो, लेकिन इसमें पक्का यकीन है कि जो है वो तो निकल रही हैं। जो बायोलॉजिकल वेल्थ है हमारे प्लैनेट के पास इतनी, वो रैपिडली जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। और एन एक्यूजिंग फिंगर इज क्लियरली पॉइंटिंग टू ह्यूमन एक्टिविटी। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इंसान पागल हो रखा है। द कोलोनाइजिंग, अब क्या हुआ, जो ट्रॉपिकल आइलैंड थे वहाँ पे ह्यूमंस ने क्या कर दिया, कोलोनाइजेशन कर दी, मतलब वहाँ पे जाके रहना शुरू हो गए ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड में। अब वहाँ पे 2000 से ज़्यादा नेटिव बर्ड्स मर गए। और IUCN की जो रेड लिस्ट है 2004, उसके अकॉर्डिंग 784 स्पीशीज हैज़ ऑलरेडी बीन एक्सटिंक्टेड, जिसमें 388 कौन थे, इनवर्टिब्रेट, 338 वर्टिब्रेट थे, 389 इनवर्टिब्रेट और 87 प्लांट। इन लास्ट 500 साल, पिछले 500 साल में 784 स्पीशीज़ तो ऐसी हैं जो हमें कभी दिखेंगी भी नहीं। और कुछ एग्जाम्पल जो रेड बुक की हैं, इसका क्वेश्चन पता नहीं मुझे आता नहीं आता, बट आई थिंक आ सकता है क्योंकि रेड बुक इज़ अ टॉपिक। अब देखो, डोडो मॉरिशियस का, ग्वागा अफ्रीका का, ग्वागा अफ्रीका, थाइलसीलिया ऑस्ट्रेलिया का, स्टेलर सी काओ रशिया, स्टेलर सी काओ की आगे भी एग्जांपल आएगी। सो स्टेलर सी काओ रशिया, इसका ओवर एक्सप्लोटेशन में एग्जांपल आएगी। स्टेलर सी काओ रशिया, डोडो मॉरिशियस, ग्वागा अफ्रीका और थाइसीलिया ऑस्ट्रेलिया। और सब स्पीशीज़, जैसे टाइगर एक स्पीशीज़ है, इसकी 3 सब स्पीशीज़ गायब हो चुकी है। कौन सी, बीजेसी, बाली, कैस्पियन और जवान, बाली, जवान और कैस्पियन। ठीक है, पिछले 20 सालों में ही सिर्फ हमने 27 स्पीशीज़ जो हैं वो खो दी हैं। मतलब 784 स्पीशीज़ खोने में आपको 500 साल लग रहे हैं और आपने 20 साल में 27 स्पीशीज़ खो दी हैं। ठीक है, अब एक्सटिंक्शन जो है वो नॉट रैंडम नहीं है, कुछ ग्रुप जो हैं वो ज़्यादा वनरेबल है एक्सटिंक्शन के और कुछ कम हैं। जैसे वर्ल्ड वाइड अभी 1500 ऐसे स्पीशीज़ हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुकी, मतलब थ्रेट में है। 12% बर्ड की स्पीशीज़ जो हैं वो अभी इसमें है, 23% मैमल, 32% एम्फीबियन और 31% जिम्नोस्पर्म जो है वो अभी थ्रेट की लिस्ट में हैं। ठीक है, अब ह्यूमंस की हिस्ट्री और फॉसिल से हमें ये पता चलता है कि एक्सटेंशन पहली बार नहीं हो रही, ये पहले भी हो चुकी है ह्यूमन के होने से 3 बिलियन साल पहले ओरिजिन के। और ये 5 ऐसे एपिसोड मास एक्सटेंशन के हो चुके हैं और 6वां भी चल रहा है, और ये पिछले वाले से 100 और 1000x फास्टर चल रहा है। ये सब प्री ह्यूमन जो थे वो उसके लिए थे, अब ह्यूमंस आके इसको और फास्ट कर रहे हैं। अगले 100 साल में हाफ ऑफ ऑल द स्पीशीज ऑन अर्थ आर गोना बी वाइप्ड। मतलब जब तक आप बुढ़े हो गए, जो चीज़ें आप देख रहे हो ये दिखेंगे भी नहीं है। कुछ तो ऐसी जो हमने डिस्कवर की भी नहीं की, वो ऐसी किताबें हैं जिनको लाइब्रेरियन ने भी आज तक खोल कर नहीं देखा और वो ऐसे ही गायब हो जाएंगी। इन जनरल जो लॉस है बायोडाइवर्सिटी का, वो प्लांट प्रोडक्शन को कम करेगा। रेजिस्टेंस, इन्वायरमेंट की पर्टिवेशन जैसे ड्रॉट वगैरह, इन सब चीज़ों से ड्रॉट आते रहेंगे, वेरिएबिलिटी बढ़ जाएगी इकोसिस्टम में, प्लांट प्रोडक्टिविटी कम होगी, वाटर यूज़, पेस्ट रेजिस्टेंस, डिजीज़, इन सब में मतलब बहुत बुरा हाल होने वाला है। अब एविल क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट मतलब 4, मतलब 4 ऐसी एविल चीज़ें हैं जो इन सब चीज़ों को काज हैं, इन सब चीज़ों के पीछे का काज है। HOAC जो है आप इसको करके लर्न कर सकते हो, हैबिटेट, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, उसके बाद C मतलब को एग्जिस्टेंस, और ये मतलब एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन। अब ये वो क्वेश्चन हैं जो PYQs में पूछे गए हैं, लेकिन NCERT के थोड़ा सा बाहर है, तो एक बार रीड कर लेते हैं।
एंडेजेंड रोवेल्फिया वॉल्पिना, ओके। रेड पांडा एंडेजर्ड है। इंडियन एकॉर्निस क्रिटिकली एंडेंजर्ड। साइबेरियन क्रेन इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। वर्नरेबल, जैसे जैसे नंबर बढ़ता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। रेयर रिलीज, एंडेमिक मतलब जो लिमिटेड है सिर्फ एक एरिया का, तो एंडेमिक स्पीशी जो सिर्फ एक एरिया के लिए लिमिटेड है। वर्नरेबल, नंबर अब बढ़ रहा है बट ओवर एक्सप्लॉयटेट कर रहे हैं आप उसको। देखो एवरी ईयर इन C2 एक C2 से क्वेश्चन आता है। ओके लेट्स गो, फटाफट हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है, हम अभी रुक नहीं सकते। वी हैव टू कंटिन्यू वेयर वी आर, जहाँ पे भी हम थे हमें वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। को एग्जिस्टर, और हम क्या पढ़ रहे थे, हम ये पढ़ रहे थे शायद यहाँ पे लॉस पढ़ रहे थे ना। हाँ हाँ, तो लॉस जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है। पहला, इनफिल्ट्रेशन मतलब इंसान जाके बस गए, कहाँ पे बस गए, ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड पे, ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड पहली चीज़। अब यहाँ पे जो भी लिखा है ना, मैं इसको ऐसे कर देती हूँ ताकि फटाफट मैं इनको याद कर सकूँ। ह्यूमन आ गए यहाँ पे, एक्सटिंक्शन हो गई 2000 से ज़्यादा नेटिव बर्ड की। फिर रेड डॉक्यूमेंट में 784 स्पीशीज़ चलेगी, जिसमें ये और ये पिछले 500 सालों का है। डोडो मॉरिशस में, क्वागा अफ्रीका में, थाईसीरिया आइलैंड में, स्टेलर सीकाउ रशिया में, और 3 सब स्पीशी बाली जवान कैस्पियन टाइगर की। उसके बाद सिर्फ पिछले 20 साल में ही 27 स्पीशीज़ चली गई हैं। तो ठीक है, अब इसको हमने कवर कर लिया। नाउ विल कीप मतलब रीड। अब हम दोबारा से लिखते हैं। कॉलोनाइजेशन कहाँ हुई, ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड पे, ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड पे हुई कॉलोनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद कहाँ पे, द एग्जिस्टेंट बाय ह्यूमन हैड लेड टू एक्सटेंशन ऑफ मोर देन। हाँ अब देखो, अब सच में मेरे दिमाग में मुझे आइडिया आ ही नहीं रहा कि कितनी ज़्यादा स्पीशीज़ का एक्सटेंशन हो चुका है। आई थिंक सम 780 समथिंग स्पीशीज़ हैज़ बीन इनफिल्टर्ड। ओके, उसके बाद डॉक्यूमेंट से दैट द एक्सटेंशन ऑफ, नहीं यहाँ पे तो आई थिंक 2000 स्पीशीज़ का एक्सटेंशन हुआ था। हाँ 2000 स्पीशीज़ का एक्सटेंशन हुआ था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, और गवर्नमेंट कहती है कि 786 स्पीशीज़ का पिछले 500 सालों में एक्सटेंशन हो चुका है। इसकी रीसेंट एग्जांपल जो है वो है डोडो हमारा मॉरिशस का, स्टेलर सीकाउ रशिया की, फिर उसके बाद थैलेजेमे जो भी है वो ऑस्ट्रेलिया का, और ऑस्ट्रेलिया हो गया डोडो ये, और अफ्रीका का क्या कहते हैं, अफ्रीका में क्वागा ऑफ अफ्रीका हैज़ लेड टू विटनेस, वी हैव लेड 27 स्पीशीज़ हैज़ बिन वो इन लास्ट 2 ईयर्स। चलो अब इसको, अरे यार ये एक लाइन, ये देखो ये भूल गया ना मैं 784 में कौन कौन सी स्पीशीज़ थी, ये नहीं मुझसे याद हो रही। देखो 300 के आसपास 300 समथिंग हो गई हैं वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट, और 87 प्लांट, 300 और 87। चलो ठीक है, अब इसको छोड़ते हैं यहाँ पे, बट हाँ मोस्टली आई कवर्ड। सो चलो ये पेज भी हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बार हमने जो पहले शॉर्ट नोट्स इस चैप्टर के लगा रखे हैं, एक बार उनको जाकर रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं इसमें हमने क्या पढ़ लिया। इसमें हमने ये पढ़ लिया टेलमैन और ये दोनों पॉपेट ये पढ़ लिए, ये नहीं पढ़ा अभी, बायोमास ये पढ़ना है। उसके बाद ये पढ़ ली ऑर्किड की कितनी है, इस बायोडाइवर्सिटी लैंड कितनी है। कोलंबिया में 1400 स्पीशीज़ हैं बर्ड की, इंडिया में 1200 है, न्यूयॉर्क में 108 हैं, और ग्रीनलैंड में 86 है। इक्वाडोर जो है वो ट्रॉपिकल है, 10 टाइम ज़्यादा है इसमें। वैस्कुलर प्लांट की 10x वो ज़्यादा है यूएसए के मिडवेस्ट वालों से। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में हमने देखा कि साउथ अमेरिका जो ये नहीं पढ़ा अभी, हमने पढ़ना है अभी। और एक्सटिंक्शन देख लिया हमने, 2000 बर्ड की हो गई। ह्यूमन एक्सटिंक्शन यहाँ पे 500 सालों में ये और इसमें यहाँ तक का हमने कर लिया, और ये भी पढ़ लिया। बस अब क्या क्या रहता है जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, वो ये वाला पोर्शन रहता है एक, ठीक है, इस चैप्टर का जो भी करने वाला है। और एक ये अमेजॉन रेन फॉरेस्ट थोड़ा सा रहता है, 1 2 और एक ये वाला, बस ये 3 टॉपिक हैं जो रहते हैं। और इसके बाद ऑलमोस्ट सब डाटा हमने लर्न कर लिया है, ठीक है। चलो भाई फटाफट इसको निपटाते हैं, 4 ही पेज हैं। मुझे मेरे ख्याल से 10-10 मिनट भी अगर एक पेज को दें तो ओ भाई 40 मिनट तो बहुत हो जाएंगे, इतने तो है भी नहीं हमारे पास। 5-5 मिनट में करते हैं, 20 मिनट में निपटा के इसको। 48 एंड देखते हैं 53 तक कितने हो पाते हैं। ओके, अब हमें पता है कि एक्सटेंशन हो रही है, ठीक है। अब देखो क्या कुछ ग्रुप जैसे एम्फीबियन जो हैं
दे आर मोर वर्नरेबल टू एक्सटिंक्शन। अब तुम्हें ये नीट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन है जो ज़्यादा वर्नरेबल है एक्सटिंक्शन को। वर्नरेबल वो जो जिसका नंबर तो ज़्यादा हो लेकिन उसका जो यूज़ है वो भी हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो एम्फीबियन कभी समंदर के पास, कभी पानी, समंदर पानी आने जाने, तो लैंड भी कम हो रही है और पानी भी कम हो रहा है। तो ये सबसे ज़्यादा वर्नरेबल है एक्सटिंक्शन के, सबसे ज़्यादा नज़दीक फिलहाल एक्सटिंक्शन के यहीं पे हैं। ठीक है, यही बेचारे हैं हमारे। तो दे आर अपीयर टू बी मोर वनरेबल टू एक्सटिंक्शन। ठीक है, एडिंग टू दिस सिनेरियो 1500 से लेकर 1500 5000 स्पीशीज़ वर्ल्ड वाइड जो है वो भी थ्रेट फेस कर रही हैं, जिसमें से 12% बर्ड्स हैं, 23% मैमल्स है, 23 का उल्टा कर दो 32% एम्फीबियन है। 12 इंडिया में कितनी स्पीशीज है बर्ड की? 1200। तो 12% बर्ड्स, 23% क्या कहते हैं 23% मैमल और 32% एम्फीबियन। एम्फीबियन सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा कौन होगा? एम्फीबियन। एम्फीबियन से कम कौन है? जिम्नोस्पर्म से कम मैमल से कम बर्ड। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना, सबसे ज़्यादा वनरेबल कौन है? एम्फीबियन। तो जब से सबसे ज़्यादा नंबर भी किसका होगा? एम्फीबियन का होगा। एम्फीबियन के बाद कौन है? जिम्नोस्पर्म, उसके बाद मैमल और फिर बर्ड्स। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा एक्सटिंक्शन के पास है। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि एक्सटिंक्शन हमने फॉसिल के थ्रू देखा है कि आज मतलब ये इससे पहले 5 एपिसोड मास एक्सटिंक्शन के हो चुके हैं, ये 6वां चल रहा है, ये 100 से 1000 टाइम ज़्यादा है। और इकोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि अगले 100 साल में हाफ ऑफ द स्पीशीज जो है अर्थ की वो वाइप आउट हो जाएंगी। इसमें बस यही है। अब लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है, इससे क्या होता है? डिक्लाइन होता है प्लांट के प्रोडक्शन में। प्लांट जो प्रोडक्टिविटी है वो बेसिकली कम होती है। लोअर्ड रेजिस्टेंस टू इन्वायरमेंटल। अब ड्रॉट मतलब इन्वायरमेंट के जो हैपनिंग है उनमें रेजिस्टेंस नहीं है। ड्रॉट जल्दी आ जाएगा, फ्लड जल्दी आ जाएगा, तो इन्वायरमेंट का रेजिस्टेंस कम हो गया, डिक्लाइन हो गया। इसमें वेरिएबिलिटी बढ़ गई, मतलब प्लांट प्रोडक्टिविटी की, वाटर यूज़ और इन सब चीज़ों के साथ साथ इकोसिस्टम में हमें चीज़ें करनी पड़ रही हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब कॉजेज़ जो हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन है? एविल क्वाड्रेट। पक्का क्वेश्चन आता है एविल क्वाड्रेट से, माने ना माने। तो इसको HOAC करके लर्न कर लो, HOAC। अब यहाँ पे चलो इसको लर्न करते हैं। एविल क्वाड्रेट HOAC। एलियन इंस्पेक्शन, को एक्सटिंक्शन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, हैबिटेट लॉस। चलो भाई, हैबिटेट लॉस में अमेज़न रेन फॉरेस्ट होगा। देखो क्या कह रहे हैं? द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ ड्राइविंग एनिमल एंड प्लांट टू एक्सटिंक्शन इज हैबिटेट लॉस। सबसे ज़्यादा कौन है? हैबिटेट लॉस। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? हैबिटेट लॉस। इससे क्या हो रहा है? जो हमारा मैंने बताया कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट पहले 14% था, 6% बच गया। और पता है 1000 हेक्टर जिस टाइम में आप चैप्टर फिनिश करोगे तब तक खत्म हो चुका होगा। अमेज़न रेन फॉरेस्ट, इसको लंग्स ऑफ प्लांट कहते थे। ये साउथ अमेरिका के एरिया में आता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे लोग सोयाबीन ग्रो कर रहे हैं, ग्रास उसको काट के बीफ को कैटल करा रहे हैं, और डिग्रेडेशन ऑफ मेनी हैबिटेट कि इससे पॉल्यूशन भी हो रहा है। तो जो स्पीशीज़ हैं उनके साथ भी बुरा हो रहा है। और बर्ड्स जो हैं वो सबसे कम एक्सटिंक्शन है क्योंकि अभी वो आसमान पे ज़मीन पे नहीं आई है। ठीक है, मोस्ट लार्ज हैबिटेट हैज़ बीन ब्रोकन इनटू। क्या करते हैं कि जो बड़े हैबिटेट हैं उनको छोटे छोटे फ्रेगमेंट में काटते हैं क्योंकि ह्यूमंस को एक्टिविटीज़ करनी है, और मैमल्स और बर्ड्स को ज़्यादा एरिया चाहिए होता है रहने के लिए, तो वो माइग्रेट करते हैं। माइग्रेशन बहुत बुरे कंडीशन में, पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट है कि क्या होता है। ठीक है, अब ओवर एक्सप्लॉयटेशन में क्या है? हमें बेसिकली नेचर से फूड और शेल्टर ही चाहिए, हम अपनी नीड को कन्वर्ट कर देते हैं ग्रीड में। व्हेन नीड इज कन्वर्टेड इनटू ग्रीड, व्हाट हैपेंस? ओवर एक्सप्लॉयटेशन हैपेंस। ठीक है, हम नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। पिछले 500 सालों में 2 ऐसी स्पीशीज़ की हमें यहाँ पे एग्जांपल दी है, एक पैसेंजर पी और एक पैसेंजर पिजन और एक स्टेलर सी काऊ। इन दोनों की ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से ख़त्म हो चुकी हैं। अभी बहुत सारी मरीन फिशेज़ जो हैं वो ओवरली कल्टिवेटेड की जा रही हैं, जिससे कि वो भी बहुत खतरे में आ चुका है। ठीक है, अब आते हैं एलियन स्पीशीज़ इन्वर्जन में। एलियन स्पीशीज़ इन्वर्जन में क्या हो रहा है? एलियन स्पीशीज़ इन्वर्जन में हम क्या, नाइल पर्च को हमने इंट्रोड्यूस किया, लेक विक्टोरिया जो कि ईस्ट अफ्रीका में है। मैंने बताया था ना, एक और मछली के बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे यार पार्थिनियम ले लो, लेंटिना, वाटर हाइसेंथ, इकॉर्निया, इससे ऑक्सीजन पानी में कम होता है। कैरेट ग्रास, पार्थिनियम और लेंटिना और ये सब। रिसेंट जो है वो अफ्रीकन कैटला फिश है जिसका नाम है गैरीपाइनस, क्लैरियस गैरीपाइनस। इसको गैरीपाइनस को हमने एक्वाकल्चर में डाला, जिससे हमारी इंडिजिनस जो मछलियाँ थी उनके लिए थ्रेट बन चुकी हैं। और 200 स्पीशीज़ किसकी, किचलेट फिश की जो लेक में थी वो मर गई। किसकी वजह से? जब हमने नाइल पर्क एक मछली को अफ्रीका में हमने नाइल पर्क की एक मछली को लेक विक्टोरिया में डाला। लेक विक्टोरिया में जब हमने इस मछली को डाला तो इसकी वजह से वहाँ के इंडिजिनस 200 स्पीशीज़ चिचलेट फिश की वो मर गई। ठीक है, अब मैं इसकी एग्जांपल लिखूंगी वहाँ पे सारी की सारी। कुछ को एक्सटिंक्शन में क्या है कि अगर एक प्लांट मरता है तो उसका पॉलिनेटर भी म्यूचुअली जो उस पर ऑब्लिगेशन में है वो भी मर जाएगा। तो पैरासाइट्स भी वो सही होता है। तो को एक्सटिंक्शन हो गया।
अब एक ये पेज रह गया और 2 पेज ये रह गए। तो पहले मैंने जो करा है इसको मैं अच्छे से यहाँ पे लिख लूँ। हैबिटेट लॉस, रुक जाओ, हैबिटेट लॉस में मैंने देखा 14% रेन फॉरेस्ट थे, अब 6% बच गया। 1000 हेक्टेयर लैंड खत्म हो रही है क्योंकि सोयाबीन करनी है, ग्रास कैटल ग्रेजिंग करनी है, सोयाबीन और कैटल ग्रेजिंग 2 ये हो गए, 6% से ये हो गए यहाँ पे। अच्छा ठीक है, और हाँ ठीक है, तो हैबिटेट लॉस में ये हमने पढ़ लिया एक, ठीक है। और वो जाते हैं एक जगह से, माइग्रेशन करते हैं बुरी कंडीशन में, ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, हमने पैसेंजर पिजन और स्टेलर सी काऊ पढ़ा। एलियन इन्वेजन स्पीशीज़ में हमने पहले पढ़ी जो लेक विक्टोरिया है जो हमारी लेक विक्टोरिया, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, ईस्ट अफ्रीका में जो लेक विक्टोरिया है यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस करवाई एक मछली नाइल पर्च हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराई, जिससे कि 200 स्पीशीज़ इसकी इंडिजिनस चिचलेट फ़िश की वो मर गई, ठीक है। उसके बाद हमारा जो लेंटेना, कैरेट पार्थिनियम ग्रास, उसके बाद वाटर आइकॉर्निया, इसकी वजह से गंद हो रहा है। उसके बाद हम अफ्रीकन कैटला फ़िश ला रहे हैं तो हमारी इंडिजिनस कैटला फ़िश मर रही है। को एग्जिस्टेंस में जो प्लांट मरता है तो उसका पैरासाइट भी जो उसके ऊपर मिलिगेटरी है वो भी मर जाता है, ठीक है। तो HOAC सोयाबीन 6%, 1000 ये मिलियंस, ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट हम इसको कंजर्व कैसे कर सकते हैं, तो इससे क्वेश्चन आता है एक C2 इंस्टीट्यूट नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ, सैक्रेड ग्रोव, इनसे तो पक्का ही आता है। तो चलो अब फटाफट ये वाला पेज ख़त्म करते हैं पहले, फिर आगे देखते हैं। कितना टाइम हुआ, मैंने 53 तक, देखो मेरा प्लान क्या था 53 तक कि मैं यहाँ तक ख़त्म करूँ, 55 हुए ये। एक काम करते हैं, एक आइडिया रखते हैं कि हमें 5 ना, तो हमें यहाँ तक पहुँचना है 60 तक, ठीक है। लेट्स गो, हम कर लेंगे, वी कैन डू इट। अब बहुत सारे रीज़न देयर आर, पता है पार्किंसन लॉ क्या कहता है, मैं बात बता रही हूँ चैप्टर खत्म होने का। बहुत सारे रीज़न हैं जो भी बहुत अच्छा ऑब्वियस और देखो बेसिकली इसमें हम पढ़ेंगे नैरो के बारे में और ब्रॉड नैरो क्रिटिसिज्म और ब्रॉड। नैरो मतलब हम बस यही देख पा रहे हैं कि ये जो इकोसिस्टम है ये हमारे लिए क्या क्या कर रहा है, वो जो डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट है। और ब्रॉडली जब हम पूरा मतलब कि हम देख रहे हैं कि वो ब्रॉडली क्या क्या एडिशनल काम भी उसके देखें, तो हमने क्या करा हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया बायोडाइवर्सिटी को, जो हमें यूटिलिटीज़ मिलती हैं इससे। देयर आर मैनी रीजंस, हमें क्यों कंजर्व करना चाहिए, बहुत ऑब्वियस भी है, नॉट सो ऑब्वियस भी है। तो हमने इन रीज़न को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया कि क्यों हमें बायोडाइवर्सिटी को बचाना चाहिए, नैरो, ब्रॉड और एथिकल। नैरो रीज़न ये बताता है कि भाई ह्यूमन क्यों वो कर रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन को उससे काउंटलेस इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं। उसको खाना मिलता है जैसे पल्सेस, फ्रूट, फायरवुड, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल मटेरियल, टैनिन, लुब्रिकेंट, डाई, रेनिन, फ्यू, ये सब चीज़ें। 25 से ज़्यादा % ड्रग्स जो हैं वो कहाँ से आते हैं, वो करंटली जो सोल्ड हो रहे हैं वो प्लांट की स्पीशीज़ है। 25,000 स्पीशीज़ हैं प्लांट की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाने में हेल्प करती है। अब पता नहीं कितने मेडिसिनल प्लांट ऐसे बचे हैं अभी भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जिसको किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया। तो जैसे जैसे रिसोर्स बढ़ रहे हैं तो जो बायो प्रोस्पेक्टिंग है, मतलब मॉलिक्यूलर जेनेटिक और स्पीशीज़ लेवल डाइवर्सिटी को एक्सप्लोर करने की, वो बढ़ रही है। तो हम चाहते हैं कि हम और ज़्यादा बेनिफिट इससे उठा सकें, मतलब हम नैरो, अगर हम दिमाग छोटा रख के भी सोचेंगे हमारे पर्सनल डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट हमें और ज़्यादा चाहिए, इसलिए हमें कंजर्व करना चाहिए। पहला, हमें डायरेक्ट बेनिफिट चाहिए इसलिए। दूसरा, ब्रॉड क्या कहता है, ब्रॉड ये कहता है कि बायोडाइवर्सिटी यार बहुत चीज़ें प्रोवाइड करती है, ऐसी चीज़ें भी जिनको हम रिस्पेक्ट नहीं करते। अमेजॉन फॉरेस्ट जो है वो 20% टोटल ऑक्सीजन पूरे वर्ल्ड का देता है अकेला, इसलिए उसको लंग्स ऑफ वो भी कहा जाता है, ठीक है। अगर आप एक सिलेंडर, कोरोना में सिलेंडर नहीं मिल रहे थे ऑक्सीजन के, मर गए थे लोग इसकी वजह से कितने सारे। पॉलिनेशन नहीं होगी यार, पॉलिनेशन नहीं होगी, जो पॉलिनेटर लेयर्स हैं जैसे कि बीज, बम्बल बी, बर्ड्स, बैट, ये नहीं होंगे तो कौन करेगा, ठीक है। एस्थेटिकली कितना सुंदर लगती हैं चीज़ें, थिक वुड और ये स्प्रिंग, ये सब देखना, तो इसके लिए भी हमें बचाना चाहिए। अब एथिकल रीज़न क्या है कि एथिकली क्यों कहते हैं लोग, भाई हमारी मोरल ड्यूटी बनती है एज अ वेल बीइंग कि हम ये लेगेसी अपने फ्यूचर जनरेशन को पास ऑन करें। फिलोसफिकली कहो, स्पिरिचुअली कहो, हमें समझना पड़ेगा कि स्पीशीज़ की भी एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, दे हैव अ सोल एज वेल, ओके। तो ये कुछ 3 रीजंस हैं। अब हम 3 रीजंस को लिखते हैं, मतलब किसी एक स्टेटमेंट पे इन तीनों में से कोई एक वर्ड उठ के आ सकता है। जब नीट का पेपर आएगा ना, हम शाम को बैठ के प्रेडिक्ट करेंगे कि देखो ये हमने कहा था, ये हमने कहा था, ये हमने कहा था। भाई ये वीडियोस कोई नहीं देखेगा, मुझे ये पता है, मैं ऐसे एक्ट कर रही हूँ जैसे नई टीचर हो कोई बहुत बड़ी।
आई डोंट केयर, मैं किसी को सुनने से बेटर है खुद को ही पढ़ा दूँ। तो हमने 3 रीज़न देखे। पहला रीज़न था, अब मैं इसके बाद एनसीईआरटी मैप से 3 तारीख को सब रिवाइज कर लूँगी, तो मुझे लगता है कि हाँ हो जाएगा, आई बी एबल टू, मैं वहाँ देखूँगी तो मुझे पता चल जाएगा क्या। अब देखो, पहला रीज़न जो हमें था वो था हमारा नेचुरल, फिर था ब्रॉड और फिर था एथिकल। एथिकल में हमने देखा भाई सोल वोल ये सब। ब्रॉड में क्या एक इन्फॉर्मेशन ये थी कि 20% ऑफ टोटल जो ऑक्सीजन है वो कौन देता है, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। नेचुरल में हमने देखा बहुत सारे काम हैं, 25,000 ऐसी स्पीशीज़ हैं प्लांट की जो अभी जो हमें क्या देती हैं, मेडिसिनल बेनिफिट देती हैं, और 25% प्लांट्स ऐसे हैं जो हमें मेडिसिनल बेनिफिट देते हैं। ठीक है, हो गया, डन है, डन। ठीक है, ये हो गया। अब वी हैव टू, अब हम कैसे कंजर्व करेंगे, क्या हम पहुंच गए? ओ भाई देखो, हम जल्दी पहुंच गए इतनी बातें करने के बाद। हम कैसे कंजर्व करेंगे? हम कंजर्व और प्रोटेक्ट करेंगे द होल इकोसिस्टम एंड इट्स बायोडाइवर्सिटी एट ए लेवल इज प्रोटेक्टेड, वी सेव द इंटायर फॉरेस्ट टू सेव द टाइगर। देखो ये क्या कह रहा है, हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं? जब हम कंजर्व करते हैं या इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं, इट्स बायोडाइवर्सिटी हर लेवल पे प्रोटेक्ट होती है। जैसे हम एक इंटायर फॉरेस्ट को बचा सकते हैं सिर्फ एक टाइगर को बचाने के लिए, तो हमारा फॉरेस्ट भी बच गया, टाइगर भी बच गया। इस अप्रोच को हम कहते हैं इन सीटू, ऑन साइट कंजर्वेशन। वहाँ पहुँच कर व्हेन देयर आर सिचुएशन वेयर एनिमल या कोई प्लांट जो एंडेंजर्ड हो या थ्रेटेंड हो, तो हम क्या करते हैं, हम उसको अर्जेंट मेजर में क्या करते हैं, उसको हेल्प करने में चले जाते हैं। एक्सीटू जो ऑफ साइट कंजर्वेशन है इज़ अ डिज़ायर्ड अप्रोच। अभी खास समझ नहीं आया, आगे जाकर देखते क्या होता है। इन सीटू में क्या होता है, डेवलपमेंट और कंजर्वेशन के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है तो बहुत सारे नेशन इसको अनरियलिस्टिक, इकोनॉमिकली नॉट फीजिबल समझते हैं कि अपनी सारी की सारी बायोलॉजिकल वेल्थ को आप कंजर्व कर लो। ठीक है, इनवेरिएबली हमारे पास बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो वेट कर रही हैं एक्सटेंशन से बचने के लिए, कंजर्वेशन की अवेलेबल है। ऑन ग्लोबल बेसिस प्रॉब्लम हैज़ बीन एड्रेस्ड इन एबिनेट कन्वर्शनल, दे हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर मैक्सिमम प्रोटेक्शन सर्टन बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट हमने ऐसे बना दिए हैं, जिन रीजन बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट बना दिए हमने इन सीटों में, जिसमें स्पीशीज़ की रिचनेस बहुत ज़्यादा है, हाई डिग्री ऑफ एंडेनिज्म है। एंडेनिज्म वो स्पीशी हैं एक रेयर की जो सिर्फ वहीं पे पाई जाती हैं, कहीं और ना पाए जाए। ओके, 25 बायोडाइवर्सिटी डाइवर्ट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए गए थे, बट सब्सिक्वेंटली 9 और ऐड कर दिए गए हैं, ब्रिंगिंग टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड टू 34। दीज हॉटस्पॉट जो हैं ये एक्सेलेट करते हैं हैबिटेट, these hotspot are also region of accelerated habitat loss. 3 of the hotspot are Western Ghats and Sri Lanka, Indo-Burma and Himalaya, cover over countries exponentially high diversity region. Although all the biodiversity hotspot put together cover less than 2% of land area, the number of species they collectively harbor is extremely high, and strict protection of this hotspot could reduce the ongoing mass extinction by almost 30%. In India, ecological unique and biodiversity rich regions are legally protected as biosphere reserve, national park, सेंचुरीज़। इंडिया में 14 बायोस्फीयर रिजर्व है, 90 नेशनल पार्क हैं, 448 नेशनल सेंचुरी हैं। इंडिया की हिस्ट्री रही है रिलीजियस और इन सब चीज़ों में बहुत सारे कल्चर है जहाँ ट्रैक्ट ऑफ फॉरेस्ट वर सेट असाइड, ऑल द ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ एंटर्ड एंड गिवन प्रोटेक्शन। सैक्रेड ग्रूव्स जैसे खासी और जयंता हिल्स में, उसके बाद अरावली में, वेस्टर्न घाट्स में कर्नाटका में, महाराष्ट्र में सरगुल्ला, चांद और बस्तर एरिया मध्य प्रदेश का, मेघालय में इनको रिफ्यूज किया जाता है थोड़ी देर के लिए इधर उधर। ओके, मुझे नहीं पता इतनी पूरी। ओके, तो देखो ये इन सीटू में तुम्हें समझाती हूँ अभी इन सीटू क्या होता है। यहाँ पे ये देखो इन सीटू क्या होता है, जब हमें क्या पता है, हम इनसाइट वो करते हैं, हमें पता है कि ये एक एरिया है, यहाँ पे ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं ये डेंजर्ड में हैं, तो हम इस पूरे एरिया को प्रोटेक्ट कर देंगे, हम इस पूरे के पूरे एरिया को प्रोटेक्ट कर देंगे। एक ऐसा एरिया जहाँ स्पीशीज़ की रिचनेस भी बहुत ज़्यादा है, वही वाली स्पीशीज़ जो एंडेमिक है इसी रीजन की और हाईली एंडेंजर्ड है। तो हम क्या करते हैं, वैसे तो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि डेवलपमेंट और कंजर्वेशन की वजह से पैसा कम बचाने के लिए वो क्या करते हैं, वो किसी भी हद तक चले जाते हैं उनको बचाने के लिए, तो उन्होंने मैक्सिमम प्रोटेक्शन वो सिर्फ कम एरिया को दे सकते हैं। मैक्सिमम प्रोटेक्शन वो जिस एरिया को देते हैं उसका नाम होता है हॉटस्पॉट्स, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। ओके, हॉटस्पॉट्स वो एरिया जहाँ स्पीशीज रिचनेस बहुत ज़्यादा है, एंडेमिक स्पीशीज बहुत ज़्यादा है। तो पहले तो हमारे पास इंडिया में कितने थे, पहले हमारे पास 25 ऐसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट थे, अब 34 हो गए हैं।
ठीक है। और हॉटस्पॉट वही रीजन जहाँ पे सबसे ज़्यादा हैबिटेट लॉस होता है, तो इनको बचाने के लिए हमें यहाँ पे प्रोटेक्शन देना बहुत ज़रूरी थी। कुछ मेन हॉटस्पॉट्स हैं जिनका नाम है वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स में एम्फीबियन की वो ज़्यादा थी ना, स्पेसिफिक डाइवर्सिटी, श्रीलंका, इंडो बर्मा और हिमालय, यही ऐसे वो हैं जो लैंड का तो 2% कवर करते हैं, लेकिन स्पीशीज़ यहाँ पे कितनी है 30%। तो ये बहुत ज़रूरी था हमारे लिए इनको सेव कर पाना। और एक्सट्रीमली हाई और स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन इनको दी गई हॉटस्पॉट को मास एक्सटेंशन को रोकने के लिए। इंडिया में हमारे पास, इंडिया में ये वर्ल्ड के थे 34 ऐसे, इंडिया में हमारे पास क्या कहते हैं, इंडिया में हमारे पास कितने बायोस्फीयर रिजर्व है। अब बायोस्फीयर रिजर्व मतलब पूरे उसको रिजर्व, तो सबसे कम नंबर इनका होगा 14। नेशनल पार्क हर स्टेट में 4-5 तो होती होंगी, तो 90। सेंचुरी मतलब बहुत सारी, हंड्रेड्स ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, 90 नेशनल पार्क और 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, 30% ये और वो 20। ठीक है। अब क्या होता है, अब जितने भी ट्रीज़ वगैरह हैं इनको हम सेव करते हैं, सेक्रेड ग्रूव बना रखे हैं हमने। सेक्रेड ग्रूव में क्या होता है, एक ऐसा फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट को कर दे जहाँ पे वाइल्ड लाइफ और इन सब के वेंट्रेशन एंड टोटल पूरी प्रोटेक्शन दी जाती है। सेक्रेड ग्रुप जैसी खासी एंड जयंता हिल्स कहाँ पे है, मेघालय में, मेघालय के रीजन में। ये हिल्स के पास होता है बेसिकली, अरावली हिल्स इधर हैं, बस्तर, चंदौर ये झारखंड में, मतलब मध्य प्रदेश के पास बस्तर और ये सब एरिया, मेघालय ये सब में, मेघालय में कुछ, मेघालय के जो सेक्रेड ग्रुप है इनके कुछ लास्ट रेफ्यूजीज जो है, बहुत ही रेयर चीज़ें जो है वो यहाँ पे हमने डाल दी। ठीक है। उसके बाद XC2 क्या है, XC2 वो जिसमें हमने वहाँ से जहाँ पे वो एंडेजर्ड थे, जैसे मतलब यहाँ 5 टाइगर हैं ये एंडेजर्ड, तो 5 को निकाल के हमने एक जू में डाल दिया। ठीक है। एक स्पेशल प्लेस, एक सेटिंग कर दी जहाँ पे इनको स्पेशल केयर और प्रोटेक्शन दी जाए। जैसे वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स है, बोटेनिकल गार्डन्स है, जूलॉजिकल पार्क्स हैं, तो यहाँ पे हमने इनको प्रोटेक्शन के लिए आउटसाइड द साइट करके वो कर दिया। ठीक है। और उसके बाद वाइबल क्रिप्टो प्रिजर्वेशन करते हैं हम, एग्स को फर्टिलाइज कर लेते हैं इनका IVF से, टिश्यू कल्चर करते हैं, सीड स्ट्रेन, ताकि हम इनको प्रोटेक्ट कर सकें। बायोडाइवर्सिटी का पॉलिटिकल कोई बाउंड्री नहीं है इसकी, ये पूरी हर एक इंसान की, हर एक नेशन की वो है इसको बचाना। तो हमारा पहला समिट हुआ था 1992 ब्राज़ील में, रियो डी जेनेरियो में, ब्राज़ील में, ताकि हम क्या कर सकें, सस्टेनेबल स्टेप कैसे लेंगे इसको बचाने के लिए। और 2010 में हमारा दूसरा हुआ था वर्ल्ड समिट हुआ था सस्टेनेबल 2002 में, जिसमें 190 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, जोहान्सबर्ग, साउथ अमेरिका में। और यहाँ पे था कि 2010 को बायोडाइवर्सिटी एरिया भी कहते हैं, यूनिसेफ ने करा था। ठीक है। XC2 में क्या होता है, प्लांट्स को वहाँ से उठा के लेके जाता है, जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क ना सेंचुरी, क्रायो प्रिजर्वेशन, टिश्यू कल्चर, और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंडिया में 448, सेक्रेड ग्रुप वो एरिया जिसको वहाँ से हटा के प्रोटेक्शन दी जाए पूरी की पूरी। नेशनल पार्क, उसके बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया में है। ठीक है। ये सब इसमें ये है 90 है नंबर इसका। उसके बाद ये एरिया होता है बायोस्फीयर में कौन सा, ट्रांजिशन जोन होता है, कोर होता है अंदर वाला, फिर बफर जोन होता है जहाँ चल सकते हो। ट्रांजिशन में आप लोग अलाउडेड होते हो बायोस्फीयर रिजर्व में, ये देखो ऐसे समझ लो 3 होते हैं, ये कोर होता है, यहाँ पे कोई अलाउडेड नहीं होता। बफर में लिमिटेड ह्यूमन इंटरेक्शन होती है, उन्हीं की जिनका इनसे काम है। और यहाँ पे ये जो ट्रांजिशन है यहाँ पे आप आ जा सकते हो, यहाँ पे आना जाना अलाउडेड होता है। ठीक है। उसके बाद ये देखो बायोस्फीयर रिजर्व जो है, लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो आंध्र प्रदेश में है, फिर छोटा सा जो है वो रंथापुर में है, तमिलनाडु में है, नंदा देवी और ये सब, नीलगिरी और ये सब बायोस्फीयर रिजर्व की एग्जांपल है। 2% एरिया अर्थ का कवर करते हैं, बट 30% स्पीशीज़ हैं। हिमालय इंडिया में सबसे रिच ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, इंडिया में 3 हैं। कौन इंडिया में 3 हैं, जो कि है ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट, श्रीलंका और इंडो बर्मा, ये 3 हैं जो इंडिया में बहुत एंडेंजर्ड है। वर्ल्ड में 34 हैं और ये सब हो गया। तो चलो ये चैप्टर हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगला शुरू करते हैं, इकोलॉजी का पूरा यूनिट खत्म करना है हमें। तो मैं इकोसिस्टम फटाफट वो मैं स्पीड में करूँ, क्योंकि वो मैंने अभी लास्ट मंथ ही रिवाइज़ करा था, तो वो मेरा फटाफट हो जाएगा। और उससे पहले वाला ऑर्गेनिज्म भी मुझे अच्छे से ठीक आता है, तो वो मेरे जल्दी हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।